गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं +2 का, और चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, तो ये केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। तो मेनली जो हमारा यहाँ पे है पढ़ना है हमने टॉपिक, वो यहाँ पे है हमारा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अभी हम इसमें जनरल डिस्कशन करेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो आप सबको पता है, रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। जिस स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा है, द स्पीड विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। बट आपने देखा होगा बहुत सारे हमने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं जैसे हमारे पास आयनिक रिएक्शन होते हैं। आयनिक रिएक्शन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं। अब जैसे आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी 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 फास्ट, क्योंकि एकदम ये आइंस में कन्वर्ट होते हैं और रिएक्शन बहुत तेजी से जो है वहां पे हो जाता है। तो दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपके आयनिक रिएक्शंस होते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इनका हम बिल्कुल भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर, हमने अभी बोला क्या होते हैं, दे आर वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो इसलिए उसका हमें कोई फायदा नहीं होता है, रिएक्शन एकदम से ही कंप्लीट हो जाता है। दूसरे हम रिएक्शंस की बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, दे आर वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। अगर वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हम अगर बेस्ट एग्जांपल लेना चाहें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, it will take very big time। मतलब ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है, it will take month और a year। मतलब एक मंथ में भी कंप्लीट हो सकती है, साल में भी कंप्लीट हो सकती है। तो इट मीन्स दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी स्लो। सो स्लो है तो दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें जो काम करना है, जैसे हम इंडस्ट्रीज के लिए सारे रिएक्शंस करते हैं, तो वहां पे ये रिएक्शंस का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड, ROR बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड, नहीं डिटरमाइंड करते हम। और दूसरा क्यों नहीं करते, नॉट यूजफुल, क्योंकि रिएक्शन हमारे लिए वो यूजफुल ही नहीं है, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम उसको फिर मेजर भी नहीं करते उसकी रेट को। तो ये वेरी स्लो हो गए, आयनिक हो गए। अब जो हमारे काम के रिएक्शंस होते हैं, दे आर मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब है जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होंगे, ना ही बहुत ज्यादा स्लो होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोल देते हैं मॉडरेट रिएक्शंस, जो हमारे काम के होते हैं, जिसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। मोस्टली आपने कई बार रिएक्शंस ये देखा होगा, नाइट्रोजन को हम ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोजन, तो क्या बन जाता है, अमोनिया, NH3 2NH3 ये बन गया। ठीक है। अब वैसे तो ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट चाहते हैं, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं। तो अब होगा क्या, देखो ये मॉडरेट रिएक्शन है ना, ये आयनिक रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई वो क्या हुई, यहाँ पे 3H का बॉन्ड बना, किसके साथ,
इसके साथ बना हमारे पास H के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या, ये जो है यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड क्या हो गए हमारे यहाँ पे ब्रेक हुए। तो धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जैसे ये ब्रेक होंगे उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया बॉन्ड का। सो एक फाइनाइट टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब उसके लिए बहुत स्लो भी नहीं था, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं था, एक फाइनाइट टाइम था, फिक्स टाइम था, जिसके बीच में रिएक्शन को कंप्लीट किया हमने। तो ऐसे जो रिएक्शंस होंगे अब, जिनको हम मॉडरेट रिएक्शंस बोल देते हैं, उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेजर करते हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है और कैसे हम उसको समझेंगे। चलिए अब फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, इसकी डेफिनेशन लेंगे पहले हम। रेट ऑफ रिएक्शन, it may be defined as the change in concentration of any one of the reactants or products per unit time। तो देखो बच्चों, क्या बोला हमने, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब हम कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हमने कोई भी एक रिएक्शन ले लिया हाइपोथेटिकल, और वो हमने ले लिया ए एरो बी। अब जरा ध्यान देना आपने यहाँ पे, ए एरो बी, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब एक चीज आपको पता होगी, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो हमारे पास दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होती। अब क्या होगा, जब हम कोई रिएक्शन शुरू करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। मैं इसको देखो ऐसे कर रहा हूं, प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट होगा। तो कंसंट्रेशन चेंज होगी किसकी, रिएक्टेंट की। तो कंसंट्रेशन हम यहां लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन। अब देखो इसकी जब चेंज होगी तो इसकी कंसंट्रेशन, ये कहां जा रहा है, प्रोडक्ट में। कहां जा रहा है, ध्यान दो, प्रोडक्ट में। अगर ये प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी होगी डिक्रीज। कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, डिक्रीज, कम होगी, क्योंकि अगर ये टूटेगा तभी यहां जाएगा। अगर इसकी डिक्रीज होगी तो ये बनना शुरू होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ध्यान दो इन बातों के ऊपर। अगर हम बोल रहे हैं डिक्रीज, तो ये क्या हो रहा है, माइनस। ये हो रहा है इंक्रीज, तो ये क्या हो रहा है, प्लस। अब देखो यहाँ पे, ये यहां से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या होता जा रहा है, यहाँ पे इसकी क्या होती जा रही है, डिसअपियरेंस। ये वर्ड हम अभी यूज करेंगे, डिसअपियरेंस। और ये बनता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी अपियरेंस, ये सामने आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट नहीं होगा। तो एट ए टाइम हम इस एरो को यहाँ ध्यान से अगर आप देखो तो ये सीधा एरो है, या तो ये होगा या ये होगा। जब ये होगा तो ये नहीं होगा, और जब ये होगा तो ये नहीं होगा। तो बात क्लियर हो रही है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज, मतलब कम होती जा रही है, माइनस। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब प्लस होती जा रही है। मतलब ये माइनस हो रही है तो डिसअपियरेंस होती जा रही है, खत्म होता जा रहा है, और इसकी अपियरेंस होती जा रही है, ये बनता जा रहा है। तो बच्चों अब हम ये बोल सकते हैं कि इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। हम इसको ना दो तरीके से बोल सकते हैं अभी। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज।
रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, इन 2 वेज। तो फर्स्ट वे हम ले रहे हैं नंबर 1। नंबर 1 में हम बोलेंगे द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि ये खत्म हो रहा है यहां से, डिसअपियरेंस, या फिर हम क्या बोल देते थे, और डिक्रीज क्या हो रही है इसकी, इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी ए की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। और ए को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट। क्या है यहाँ पे, ये रिएक्टेंट। तो बच्चों इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने लिखना हो तो फिर आप लिख सकते हो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके बराबर आएगा हमारा, इट इज इक्वल टू, क्या आएगा देखो बच्चों, पर हमने बोला डिक्रीज, तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ए की, डिवाइडेड बाई, हम जो बोल रहे थे टाइम टेकन, जितना भी उसने टाइम लिया उस रिएक्शन को होने के लिए, टाइम टेकन। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका सेकंड लिखेंगे, जो हम बोल रहे थे कि 2 वेज से कर सकते हैं। तो इसका हम देखो सेकंड कैसे लिखेंगे, नंबर 2 यही कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे। तो सेकंड हम लिख सकते हैं नंबर 2, हम इसको बोल सकते हैं, अब हम रेट इंक्रीज करेंगे तो क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, अब हम बात कर रहे हैं बी की, और बी क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया फिर, तो हम लिख सकते हैं फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जहां डिक्रीज था वहां पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, टाइम टेकन, सेम जो अभी हम बात करके आए ऊपर। तो क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम यहाँ से सीख गए जो हमने ऊपर चीजें बोली थी कि जब हम ए से बी में जा रहे हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब जा रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, तो माइनस, और डिसअपियरेंस हम बोल देंगे। तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज कर दिया डिसअपियरेंस, और यहाँ पे क्या होगा, अपियरेंस। तो ये हमारे पास आ गया। और अब हम इसको डिनोट कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे डिनोट। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन अब किसके बराबर आ गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ए अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। और अगर मैंने प्रोडक्ट की लिखनी है तो लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन टी। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये एक बार आप समझ लो, रेट ऑफ रिएक्शन देखो, अभी हमने बोला था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्या बोला था, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो क्या हुआ, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं चेंज होगी कंसंट्रेशन, और ये जो ब्रैकेट है इसको हमेशा याद रखना, क्या, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। और ओवरऑल रिएक्शन अगर आपने लिखना है यहाँ पे, ओवरऑल अगर आप इस रिएक्शंस को लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू, सॉरी ऊपर यहाँ प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट में हमेशा क्या आएगा, प्लस, क्योंकि वहां पे क्या था, इंक्रीज,
तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू डेल्टा टी। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने पूरा एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। एक सिंपल से एग्जांपल का हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो सिंपल लिख लेते हैं फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन हमें दिया हुआ है 2A प्लस 3B एरो 4C। सो सिंपल है बिल्कुल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान देना है, जो भी रिएक्टेंट वाली साइड है वो हम बोलते थे कि क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और प्रोडक्ट वाली जो साइड है वो क्या होती है हमारी इंक्रीज, मतलब वहां पे प्लस का साइन आएगा। तो जब आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बाहर, जो भी 2 है 3 है कुछ भी है, वो ऐसे आ जाएगा -1/2। स्टोकियोमेट्रिक यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। और फिर हम क्या लिखते थे, चेंज ब्रैकेट को, इसको क्या डेल्टा बोलते हैं, चेंज इन, इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लिखनी है, ए की, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इट इज इक्वल टू, फिर से माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड है तो 1/3, फिर से चेंज कंसंट्रेशन ऑफ V डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इट इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इंक्रीज, मतलब प्लस होगा, तो +1/4 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये हमने क्या लिख दिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो कई बार ये बोल देते हैं कि आप लिखो रेट ऑफ, मान लीजिए अगर हमने अपीयरेंस का लिखना है किसी का, तो हमें बोला रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस किसका लिखना है, ऑफ, मान लीजिए सी का बोल दिया हमें कि आप सी का लिख के दिखा दीजिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस, ऐसे भी हो सकता है। तो इट इज इक्वल टू, तो सी का लिखना है, तो अब एक चीज आपको बतानी है यहाँ पे, ये क्या आ गया हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी और डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो जैसे हम यहाँ कर रहे थे 1/4, तो 1/4 अब नहीं आएगा, 1/4 नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आनी है तो इसको हम सीधा मॉड कर देते हैं। मॉड का मतलब होता है कि वैल्यू क्या आएगी, आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। अब अगर हमें बोला डिसअपियरेंस का भी लिख के दिखाओ, तो हमने लिखा यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, और ये हमें बोल दिया ए का लिखो आप, ए का, ये अपीयरेंस हो रहा है, यहाँ पे ए या बी किसी का भी आ सकता है, ए का बोला अगर हमें, तो फिर से हम वैसे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आ गया हमारे पास। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे, क्योंकि इसको भी वैल्यू इसकी भी जो कैसे आनी है, पॉजिटिव में ही आनी है जब हम इसकी बात करेंगे, तो इसलिए मॉड कर दिया। अब ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखेंगे तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं होगा, उस चीज को हम यहाँ पे ऐड करेंगे ही नहीं, ऐड करेंगे ही नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, और ये है हमारे पास क्वेश्चन, सिंपल सी है ये भी, 4NH3 प्लस 5O2 प्लस 4NO प्लस 6H2O। अब इसका लिखना है आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू, अब वही बात है, रिएक्टेंट वाली साइड है तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे -1/4 और चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी है अब यहाँ पे NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
इट इज इक्वल टू -1/5 फिर से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इट इज इक्वल टू, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट का शुरू हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो इसमें क्या होगा +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और इक्वल टू फिर से 1/6, ये भी प्लस में आएगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये हमने यहाँ से इक्वेशन इसकी लिख दी। ऐसे आपको ये आ सकती है, बहुत इजी था जैसे हमने पीछे किया। और यह आपको पूछ लिया है कि आप लिखिए रेट ऑफ अपीयरेंस, किसी का पूछ लिया अपीयरेंस पूछ लिया किसका, NO का। देखो NO क्या हो रहा है यहाँ पे, अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है। तो इट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और इसको ऐसे मॉड में लिख देंगे। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी का पूछा है तो लिख देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, डेल्टा टी, और इसका भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे मॉड कर देंगे बच्चों। तो ये जो प्रॉब्लम हमने ली सिंपल सी थी ये। अब इसमें बच्चों हम यूनिट्स की बात भी कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे कहीं भी आप देख लो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन किसके बराबर होता है, ये टाइम। और कंसंट्रेशन के यूनिट तो सबको आते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम सॉल्यूशन में, मोल पर लीटर, और टाइम के क्या होंगे, सेकंड। तो इसके यूनिट्स आ गए मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स आ गए मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर यहाँ पे कोई गैस अपेयर हो रही है, हमें बोल देते हैं गैसेस की फॉर्म में है, तो यही यूनिट्स जो होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ATM पर सेकंड, तो ये यूनिट्स हो जाएंगे। तो आपने कई बार ये डायरेक्ट यूनिट्स भी पूछ लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन 95% आगे जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो यही चलेंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। 5% ये चल सकते हैं, लेकिन 95% ये ही वहां पे आपको मिलेंगे बच्चों। तो ये एक और डेफिनेशन लेते हैं, इसमें सेम ही होती है रेट ऑफ रिएक्शन की तरह, ये भी इंस्टेंटेनियस रेट, और डेफिनेशन होती है इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any one of the reactants or products at a particular moment of time। अब एट ए गिवन टाइम था पहले, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, वहां बोलते थे पर यूनिट टाइम। तो अब ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है, इसमें होता क्या है, जो चेंज होता है वो होता है बड़े कम टाइम के लिए, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेल्टा टी को यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो लिख देते हैं dt, बस यही एक छोटा सा यहाँ पे चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था हम वही ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2a + 3b एरो 4c। अगर हमने इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू, जैसे पहले करते थे वैसे होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे आ जाएगा, और जहां हम चेंज लिखते थे, डेल्टा लिखते थे, वहां पे सिर्फ d आएगा, और कंसंट्रेशन A अपॉन
डी टी, ये चेंज हुआ, इज इक्वल टू -1/3, और यहाँ पे डी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू 1/4, प्लस में आएगा ये, और डी कंसंट्रेशन सी अपॉन डी टी। तो सेम जैसे हम पहले करते आए हैं सेम वैसे ही हुआ, सिर्फ इसमें जहाँ पे डेल्टा था वहाँ पे क्या लग गया, डी, और जो यूनिट्स हैं वो दोनों के सेम ही रहते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होंगे, तो वही है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो वही रहेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। ये दोनों में क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही है, तो यूनिट्स क्या रहेंगे, सेम। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं इसकी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारा रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से, जो भी हम पीछे करके आ रहे हैं। 2A + 3B एरो क्या था, 4C, और इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिख रहे थे -1/2 डी कंसंट्रेशन A अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू -1/3 डी कंसंट्रेशन B अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू +1/4 डी कंसंट्रेशन C अपॉन डी टी। अब देखो, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हम रिएक्टेंट को लेते हैं विद टाइम, तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ गिरेगा, यही तो होता है। क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो ये गिरेगा। एक और हम ग्राफ ले लेते हैं प्रोडक्ट का, और यहाँ पे ले लेते हैं टाइम। तो प्रोडक्ट का क्या होता है, इंक्रीज होता है तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ से एकदम क्या जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसमें चेंज कोई नहीं आता उसके बाद। तो ये हो गया। अब हम अगर हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, मान लीजिए स्लोप निकाल के, अगर हम इसका dA/dt निकालना चाहते हैं, है क्या ये dA/dt, तो देखो अगर हम यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ये अब आपने मुझे बताना है, अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन A और यहाँ पे हमने लिया टाइम, तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ आएगा, जल्दी से सोच के बताओ, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा और कौन सा होगा। जैसे देखो हम A ले रहे हैं, तो A क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो नेचुरली ये वाला होगा, रिएक्टेंट का ये वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखना है व्हाट इज दिस dA/dt। dA/dt हो गया इस ग्राफ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसका ये लेते हैं स्लोप, तो यहाँ पे आ गया एंगल थीटा, तो स्लोप किसके बराबर आ गया, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड इट इज इक्वल टू dA/dt। तो यहाँ से आप मेजर कर सकते हो dA/dt। ऐसे आप बाकियों का भी मेजर कर सकते हो।